मॉर्निंग। आज का थर्ड टॉपिक है मेंटल डिसऑर्डर्स एट ओल्ड एज। तो लेट्स सी व्हाट द टॉपिक सेज। Older adults, those aged 60 or above, make important contributions to society as family members, volunteers, and as active participants in the workforce. Many older adults are at risk of developing mental disorders, neurological disorders, or substance use problems, as well as other health conditions such as DM, hearing loss, and osteoarthritis. मतलब ओल्डर एडल्ट्स कौन होते हैं? जिनका जो एज होता है वो 60 ईयर्स या उससे ऊपर हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे सोसाइटी में एक मेन कंट्रीब्यूशन देते हैं। मतलब एक मेन कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो कि एक फैमिली मेम्बर के रूप में हो, या कोई भी वॉलंटियर के रूप में हो, या कोई भी काम हो रहा है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेंट के रूप में हो, या कोई भी वर्क करने के लिए हो। तो और लेकिन जो बहुत से ओल्डर एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्क में होते हैं। जैसे कि उनको क्या हो जाता है, मतलब वो बहुत से ओल्डर एडल्ट ऐसे होते हैं जिनको कि मेंटल डिसऑर्डर्स होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, और सब्सटेंस यूज़ प्रॉब्लम्स भी होता है, और बहुत सारे अदर हेल्थ कंडीशंस भी उनमें देखे जाते हैं, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटिस हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग ओल्डर एडल्ट्स। मतलब कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मेनली ओल्डर एडल्ट्स में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के दौरान देखे जाते हैं। जैसे कि देयर मे बी मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एट एनी पॉइंट इन लाइफ। ओल्डर पीपल मे एक्सपीरियंस लाइफ स्ट्रेसेस कॉमन टू ऑल पीपल, बट ऑल्सो स्ट्रेसेस दैट आर मोर कॉमन इन लेटर लाइफ। मतलब बहुत सारे मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि लाइफ के किसी भी पॉइंट में मेंटल हेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो मोस्टली ओल्डर पीपल होते हैं वो सबसे ज़्यादा लाइफ के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं, जो कि मोस्टली कॉमन दूसरे पीपल्स में भी होता है। लेकिन जो स्ट्रेसर होता है वो ज़्यादातर जो स्ट्रेसेस हम देखते हैं वो लेटर लाइफ में देखा जाता है। मतलब जब एक ओल्ड एज में ज़्यादातर स्ट्रेसफुल लाइफ देखी जाती है। देन all of these stresses can result in isolation, loneliness, or psychological distress in older people, for which they may require long-term care. Mental health has an impact on physical health and vice versa. तो ये जो सारे स्ट्रेसेस होते हैं ये क्या करते हैं, एक पर्सन को, ओल्ड एज पर्सन को क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं अपनी फैमिली से। उसको अकेलापन लगता है, लोनलीनेस फील करता है वो, और उसको बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो जाते हैं। तो उसके कारण से बहुत उनको लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत पड़ती है, और इसी कारण से होता है मेंटल हेल्थ जो होता है वो ही फिज़िकल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है ओल्डर पीपल्स की, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। देन हम देखेंगे 4 कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं जो कि ओल्डर एज में देखे जाते हैं। फर्स्ट है डिप्रेशन, सेकंड है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, थर्ड है बाइपोलर डिसऑर्डर्स, देन ईटिंग डिसऑर्डर्स। देन हम देखेंगे अब सम पॉसिबल ट्रिगर्स फॉर मेंटल इलनेस इन सीनियर सिटीजन्स। मतलब हम ये जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स देखा है हमने 4, उसको हम डील करेंगे आगे के पार्ट में 1 बाय 1। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मेंटल इलनेस होते हैं जो एक सीनियर सिटीजन को ट्रिगर करते हैं, मतलब एक सीनियर सिटीजन के लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला है क्रॉनिक पेन, देन सेकंड है क्रॉनिक डिजीज़, देन थर्ड है फिजिकल इम्पेयरमेंट्स लाइक थायराइड और एड्रिनल डिजीज़ दैट अफेक्ट इमोशन, थॉट और मेमोरी। मतलब फिजिकल इम्पेयरमेंट हो जाता है जैसे कि थायराइड हो गया, या कोई भी एड्रिनल डिजीज़ हो गया, जो कि क्या करता है, इमोशन और थॉट और मेमोरी को इफ़ेक्ट करता है। देन हो गया फिजिकल डिसेबिलिटीज़, देन लोनलीनेस, देन मेजर लाइफ चेंजेस, देन ग्रीव, देन विडोहुड, और देन सर्टन मेडिकेशन। मतलब कुछ मेडिकेशंस भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आने के लिए हेल्पफुल होते हैं। देन हैवी अल्कोहल कंजप्शन और ड्रग एब्यूज़, और माल न्यूट्रिशन, और पुअर डाइट, और डिमेंशिया कॉजिंग इलनेस। तो ये जो सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, एक ओल्ड एज पर्सन के लाइफ में मेंटल इलनेस लाने के लिए ट्रिगर करते हैं, मतलब उसके लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं ये सारे जो प्रॉब्लम्स हमने अभी आपके सामने पढ़े। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वार्निंग साइंस ऑफ मेंटल इलनेस इन ओल्डर पेशेंट्स। मतलब क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं मेंटल इलनेस के जो ओल्डर पेशेंट्स में देखे जाते हैं। मतलब हमको क्या
चीज़ को ध्यान में रखना है कि ओल्डर पेशेंट को मेंटल इलनेस हो रहा है, हम कैसे पहचानेंगे। तो क्या क्या वार्निंग साइंस है। तो फर्स्ट हम देखेंगे उनके चेंज इन एपेटाइट, एनर्जी लेवल एंड और मूड, मतलब उनके खाने पीने में चेंजेस आता है और उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और उनका जो मूड रहता है वो भी चेंजेस होने लगता है। फिर सेकंड पॉइंट है फीलिंग इमोशनली फैट, मतलब उनको इमोशनली वो अपने आप को सोचने लगते हैं कि मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ, ठीक है। देन थर्ड है ट्रबल स्लीपिंग टू मच, मतलब उनको बहुत ज़्यादा नींद आता है तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होने लगती है। देन परसिस्टेंट थॉट्स ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस और सुसाइडल थॉट्स, मतलब उसमें क्या होता है कि उनको ऐसा फीलिंग्स आता है कि वो कोई काम नहीं कर सकते, वो सारी आशाओं को खो देते हैं और उनको बहुत दुखी रहने लगते हैं और उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है ए डिज़ायर और नीड फॉर ड्रग्स और अल्कोहल, मतलब उनको इस एज में बहुत ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल लेने का इच्छा होता है, नीड होता है। देन फीलिंग ऑन एज, रेस्टलेस और हैविंग ट्रबल कंसंट्रेटिंग, उनको ऐसे लगता है कि वो मतलब लाइफ के किसी लास्ट कॉर्नर में खड़े हैं या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं और कंसंट्रेट करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देन इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस और वरी, मतलब उनकी जो स्ट्रेस और वरी मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं और वो फीलिंग उनकी बढ़ जाती है। देन शॉर्ट टर्म रिसेंट मेमोरी लॉस, मतलब उनकी शॉर्ट टर्म जो रिसेंट मेमोरी क्या होती है धीरे धीरे लॉस होने लगती है। फिर एंगर, एजुकेशन और इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मतलब बहुत जल्दी उनको किसी भी बात पे गुस्सा आएगा और बहुत जल्दी वो एग्रेसिव हो जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियरल टेंडेंसीज और थॉट्स आ जाते हैं उनके इसमें, मतलब एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं वो। फिर अनयूजुअल बिहेवियर्स और थॉट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स अदर, मतलब दूसरों के प्रति उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हो जाता है, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं किया रहेगा ऐसा बिहेवियर वो दूसरे के साथ शो कर देते हैं। फिर बिहेवियर और थॉट्स दैट अफेक्ट सोशल अपॉर्चुनिटीज़, वर्क और फैमिली, फिर ऐसे बिहेवियर और थॉट्स भी उनके चेंजेस होने लगता है कि जो उनकी सोशल अपॉर्चुनिटीज़, वर्क प्लेस और फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करने लगता है। देन नेक्स्ट है परसिस्टेंट डाइजेस्टिव टिश्यूज पेन और हेडेक्स नॉट एक्सप्लेन बाय अदर हेल्थ प्रॉब्लम, पर उनको क्या होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होने लगती है और उनको पेन होता है, हेडेक्स भी होता है और ऐसे अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देन डिफ़िकल्टी मैनेजिंग फाइनेंसेस और टास्क इन्वॉल्विंग नंबर्स, फिर उनको क्या होता है जो फाइनेंसेस और टास्क जिसमें नंबर्स होते हैं ऐसे टास्क को और ऐसे फाइनेंस इनकम वाले जो मैटर्स होते हैं उसको सॉल्व करने में वो असमर्थ होते हैं, मतलब वो सॉल्व नहीं कर पाते, उनको डिफ़िकल्टी होता है उसको मैनेज करने के लिए। देन प्रॉब्लम्स विद ग्रूमिंग और हाउस होल्ड मेंटेनेंस, मीन्स उनको क्या होता है अपने ग्रूमिंग से लेके और हाउस होल्ड मेंटेनेंस से लेके भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, मतलब वो ढंग से हाउस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और अपने आप को भी टाइडीनेस नहीं रहता उनका, अपना खुद का मतलब उनका सब इच्छा जो होता है ना वो मर जाता है कि मतलब अब हमको कौन देख रहा है, हम तो बीमार हो गए, हम तो बूढ़े हो गए, अब हमको कौन देख रहा है, तो वो ढंग से तैयार नहीं होते, ऐसे अनटाइडी रहते हैं, नहाना धोना उनको पसंद नहीं आता और अगर उनको बोलोगे तो वो इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो ये सब चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं जब एक ओल्ड एज पर्सन के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ ओल्ड एज पर्सन्स। देन इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मोस्ट कॉमन एल्डरली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, मतलब ऐसे कौन से कॉमन एल्डरली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं। तो फर्स्ट है इसमें डिप्रेशन, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको 4 मेंटल डिसऑर्डर्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे, उसी को ही हम वही कॉमन डिसऑर्डर्स में जो एल्डरली मेंटल पर्सन में देखे जाते हैं वही हम अभी सीक्वेंस वाइज एक करके हम देखेंगे। तो पहला है डिप्रेशन मतलब आपको पता है कि डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आती है और मतलब बिग पर्सन जो होता है उसको लोनलीनेस फील होता है, वो उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स हम देखेंगे। फर्स्ट होता है फिजिकल पेन, सेकंड होता है डिस्कम्फर्ट, डिस्टेंसिंग फ्रॉम एक्टिविटीज़ प्रीवियसली इंजॉयड और स्लोइंग डाउन, मतलब उसको फिजिकल पेन होगा, बहुत ज़्यादा हर बॉडी में पेन होगा उसके बॉडी पार्ट्स में और वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करेगा और वो जो पहले जिस चीज़ को करने में वो इन्जॉय फील करता था उस चीज़ से वो दूर भागने लगेगा।
पर्सन। और स्लोइंग डाउन मतलब उसकी हर चीज़ वो धीरे धीरे करने लगेगा, उसकी हर एक्टिविटी जो होगी वो स्लो हो जाएगी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन जो लेट ऑनसेट में होता है। मतलब जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं वो हम देखेंगे। मतलब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स की वजह से डिप्रेशन होता है ये हम देखेंगे। फर्स्ट है फिजिकल इलनेस, मतलब फिजिकली अगर कोई पर्सन ऑलरेडी बीमार है तो वो डिप्रेशन में जाता है। देन सेकंड है विडोहुड, मीन्स अगर उसने अपने किसी स्पाउस को लॉस्ट कर दिया है, अपने कपल को, अपने पार्टनर को लॉस्ट कर दिया तो उसकी वजह से होता है। देन लैक ऑफ एजुकेशन बिलो हाई स्कूल लेवल, मीन्स हाई स्कूल लेवल के नीचे अगर उसने पढ़ाई की है अपने टाइम पे तो उसके कारण से उसको क्या होता है लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन नॉलेज ज़्यादा नहीं रहता, इस कारण से भी वो डिप्रेस्ड होता है। देन डिमिनिस्ड फंक्शनल स्टेटस, मीन्स उसका जो फंक्शनल स्टेटस है मतलब जो काम करने का क्षमता है, जो वो काम कर सकता था वो काम करने का भी सारा क्षमता उसका धीरे धीरे कम हो जाता है। देन हैवी ड्रिंकिंग, वो क्या करता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। देन सेकंड हम देखेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा कोई भी काम करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है, मतलब उसको अगर कुछ काम करना है तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एंग्जाइटी हो जाता है। तो उस एंग्जाइटी की वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है और रेस्टलेस हो जाता है, तो वो होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। देन उसका रिस्क फैक्टर्स हम देखेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के। फर्स्ट है जनरल फीलिंग्स ऑफ पुअर हेल्थ, देन स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, देन COPD मीन्स सर्टन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, थायराइड डिजीज़ हो गया, रिलेटेड क्रॉनिक डिजीज़। देन साइड इफ़ेक्ट्स कॉज बाय सर्टन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन अगर उसको चल रहे हैं तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया, उसकी वजह से एंग्जाइटी होता है पेशेंट को। abuse misuse of alcohol, street drugs और prescription drugs, मीन्स जो ड्रग्स उसको प्रिस्क्राइब किए गए हैं या कोई स्ट्रीट ड्रग वो ले रहा है तो उसका वो मिसयूज़ कर देता है या अब्यूज़ करता है या अल्कोहल का, तो ये सब चीज़ के कारण से भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। देन फिजिकल इम्पेयरमेंट लिमिटिंग डेली फंक्शनिंग, तो फिजिकल इम्पेयरमेंट होने के कारण जो इसकी डेली की जो फंक्शनिंग होती है वो भी लिमिट हो जाती है, तो उसके कारण से भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। देन नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल इवेंट्स लाइक द डेथ ऑफ ए स्पाउस, सीरियस मेडिकल कंडीशन और अदर लाइफ अल्टरिंग इवेंट। फिर हम देखेंगे सबसे लास्ट है कोई ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट उसके लाइफ में हो जाता है जैसे कि उसके स्पाउस की डेथ हो गई, मीन्स उसके लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई है, या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मेडिकल कंडीशन है उस पेशेंट की, या अदर लाइफ अल्टरिंग इवेंट, मतलब ऐसा कोई इवेंट जिससे कि लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसा कोई इवेंट उसके लाइफ में हुआ है। तो ये सब के कारण ये सब क्या है रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक ओल्ड एज पर्सन जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। और लास्ट और पॉइंट है ट्रॉमेटिक और डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड, या फिर उसने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस किया हो या बहुत डिफ़िकल्ट रहा हो उसका चाइल्डहुड, उस वजह से भी एंग्जाइटी होता है। देन प्रिजर्वेशन ऑन फिजिकल सिम्टम्स, देन परसिवरेशन ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, मीन्स उसका जो फिजिकल सिम्टम्स होता है वो भी क्या बोलते हैं चेंजेस होने लगता है उसमें भी, तो उसके कारण से ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या है रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है एक ओल्ड एज पर्सन क्या बोलते हैं मेंटल इलनेस में या मेंटल डिसऑर्डर को फेस करता है, मीन्स उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होने लगते हैं। देन सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं? एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी, एंग्जाइटी, एडगीनेस, नर्वसनेस और रेस्टलेसनेस, क्रॉनिक फटीग और टायरिंग आउट इजीली, बिकम इरिटेबल और एजिटेटेड, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप और डिफ़िकल्टी फॉलिंग स्टेइंग अस्लीप, टेंस मसल्स, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, ये सारे जो है साइन एंड सिम्टम्स एंग्जाइटी डिसऑर्डर के। मतलब एक्सेसिव या अनकंट्रोलेबल वरी होगा उसको, फिर एडगीनेस होगा और नर्वसनेस और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा, क्रॉनिक फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेगा और बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएगा, और इरिटेबल और एजिटेटेड रहेगा, और फिर इसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो रहेगी वो पुअर रहेगी या कभी कभी बहुत देर तक भी वो
नहीं सोता है, मतलब जगते रहता है, और उसके जो मसल्स रहेंगे वो टेंस हो जाएंगे और उसको डर भी लगेगा, फोबिया और पैनिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं? सडन रिपीटेड बाउट्स ऑफ इंटेंशन, मतलब बार बार उसको क्या बोलते हैं, जिस चीज़ से उसको डर लग रहा है वो चीज़ उसको बार बार दिखेगी या बार बार वो महसूस करेगा उस चीज़ को। दैन फीलिंग पावरलेस और आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कोई पावर ही नहीं है और वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। दैन परसिस्टेंट वरी अबाउट द नेक्स्ट अटैक, मतलब उसको पहले से ही चिंता रहेगा कि अब मेरे ऊपर नेक्स्ट टाइम क्या अटैक होने वाला है, या मतलब मेरे ऊपर क्या नेक्स्ट बीतने वाला है। देन अवॉइडिंग सिचुएशंस वेयर पास्ट पैनिक अटैक्स हैव अकर्ड, मतलब वो क्या करेगा, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करेगा जब उसको पहले पैनिक अटैक आया था, मतलब पास्ट में जिस कारण से उसका पैनिक अटैक हुआ था उस सिचुएशन को वो क्या करेगा, फ्यूचर में अवॉइड करने की कोशिश करेगा। देन नेक्स्ट है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आता है का सिम्टम्स है एक्सट्रीम एंग्शियसनेस अबाउट बीइंग विद अदर्स, मतलब जब वो दूसरे के साथ रहता है तो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने लगेगा, बहुत ज़्यादा अकेले वही बोलेगा, बाकी सब सुनेंगे ऐसा। फिर डिफ़िकल्टी टॉकिंग टू अदर्स इन सोशल सिचुएशंस, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल सिचुएशन में उसको बात करने में डिफ़िकल्टी होता है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस इन सोशल सेटिंग्स, मतलब वो अपने आप को बार बार सोशल सेटिंग्स, मतलब जैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स है तो अपने आप को बार बार सेल्फ कॉन्शियस फील करेगा, मतलब उसको बार बार अपने ऊपर ही ध्यान रहेगा कि मैं ठीक तो दिख रहा हूँ ना, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे को लोग क्या बोलेंगे, ऐसा वो बार बार सोचने लगता है। देन फियर ऑफ बीइंग जज्ड, ह्यूमिलेटेड और रिजेक्टेड, मतलब उसके दिल में एक डर रहता है कि लोग उसको ग्रुप में जाएगा, सोसाइटी में रहेगा तो लोग उसको जज करेंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उसको ह्यूमिलेट करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे। देन फियर ऑफ ऑफेंडिंग अदर्स, मतलब दूसरों के द्वारा उसको कोई बात सुनने के लिए मिले या कोई रिजेक्शन मिले या किसी चीज़ का, तो उसको बहुत डर रहता है। देन अवॉइडिंग सोशल सिचुएशंस, इस कारण से वो क्या करता है, सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करता है। देन डिफ़िकल्टी विद फ्रेंडशिप, फिर इसी कारण से उसको फ्रेंडशिप करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, किसी से इजीली फ्रेंडशिप नहीं कर पाता है। देन नेक्स्ट वी सी अबाउट द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मीन्स PTSD। देन व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ PTSD? फर्स्ट इज़ इमोशनल नमनेस, मीन्स उसको इमोशनल जो होगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनली होने लगेगा। देन फ्लैशबैक्स टू द इवेंट, मीन्स जो भी घटना है उसके लाइफ में घटी हो उसका वो फ्लैशबैक उसको बार बार रिपीट दिखने लगेगा या वो सोचने लगेगा। देन उसको नाइटमेयर्स आते होंगे, नाइटमेयर्स मीन्स रात में डरावने सपने। देन डिप्रेशन में होगा पेशेंट और ऑलरेडी इरिटेबिलिटी भी होगी उसको, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होगा। देन इजीली डिस्ट्रैक्टेड और स्टार्टर्ड, मीन्स इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो कुछ काम करते रहेगा तो अचानक से वो फ्लैशबैक में चले जाएगा या उसको कुछ ऐसा दिख जाएगा जिससे उसको पुराना कुछ बात याद आ जाएगा तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या स्टार्टर्ड हो जाएगा। और एंगर मीन्स उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। देन नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें कि एक एग्जांपल हम देते हैं, वॉशिंग हैंड्स रिपीटेडली टू रिमूव जर्म्स एंड अवॉइड गेटिंग सिक, मीन्स बार बार क्या करेगा वो अपना हाथ को धोएगा, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ में कोई जर्म है और मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो बार बार अपना हैंड वॉशिंग करेगा। देन नेक्स्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स देखेंगे हम। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर जो लेट ऑनसेट में, मतलब जब बढ़ जाता है और उसका जो लेट स्टेज रहता है उसमें हम क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है वो देखेंगे। फर्स्ट है इसमें कन्फ्यूजन, देन एजिटेशन, देन इरिटेबिलिटी, देन हाइपर एक्टिविटी, देन साइकोसिस, मतलब हमेशा वो कंफ्यूज रहेगा, एजिटेटेड रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगा उसको, और हाइपर एक्टिविटी मतलब कोई भी काम को बहुत हाइपर होकर करेगा, मतलब, और साइकोसिस होगा उसको। देन कॉग्निटिव टिश्यूज इंक्लूडिंग मेमोरी प्रॉब्लम्स, ट्रबल प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग, लॉस ऑफ जजमेंट एंड लॉस ऑफ परसेप्शन। फिर कॉग्निटिव टिश्यूज जो है उसमें क्या कहता है, मेमोरी प्रॉब्लम होने लगेगा उसको, फिर ट्रबल प्रॉब्लम होगा उसको, फिर सॉल्विंग, लॉस ऑफ जजमेंट मतलब जजमेंट खुद को जज नहीं कर पाएगा, और लॉस ऑफ परसेप्शन भी होगा, मतलब कोई चीज़ को इजीली रिसीव करने में उसको मुश्किल जाएगी। देन लास्ट है ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंडरलाइन फैक्टर्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ से ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है ये हम देखेंगे। इस
इसमें फर्स्ट है चेंजेस इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ एंड ड्यू टू मेडिकेशंस। इसमें क्या होगा, टेस्ट में चेंजेस आएगा और स्मेल उसको आने लगेगा, और जबकि वो मेडिकेशन में है तो, है ना। फिर परसिस्टेंट अनट्रीटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज फ्रॉम यूथ, मतलब उसका जो अनट्रीटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज जो यूथ के टाइम से चला रहा है वो चीज़ परसिस्ट रहेगा, मतलब बना हुआ रहेगा। देन मेमोरी और कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट होगा, उसका मेमोरी में लॉस होगा, मतलब वो उसको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी और उसका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहेगा, ठीक है, और कॉग्निटिव इम्प्रूवमेंट भी रहेगा। देन लॉस ऑफ लव्ड वन, मतलब अगर इसमें अपने किसी लव्ड वन को खो दिया है तो उसकी याद में भी वो बहुत ज़्यादा कई बार खाता है। देन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, मतलब एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रहेगा, जैसे कि हर समय कोई उसको केयर करते रहे तो उसके कारण उसके लिए वो ऐसी हरकतें ऐसे बिहेवियर शो करेगा कि लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट हैं, उसी को ही ध्यान देते, है ना। देन डिप्रेशन रहेगा और अदर फिजिकल एलिमेंट्स भी ऐसे पर्सन में पाए जाते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इस सारे फैक्टर्स की वजह से जो होता है ईटिंग डिसऑर्डर अकर होता है। देन साइंस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो कि देखने के लिए मिलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर में, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें अनएक्सप्लेन्ड वेट फ्लक्चुएशंस स्पेशली वेट लॉस, मतलब इसमें वेट में फ्लक्चुएशंस होगा जिसमें कि वेट लॉस देखने के लिए मिलता है। देन अनीमिया एंड मसल वीकनेस होगा। देन अनीमिया एंड मसल वीकनेस होगा और वास्टिंग होगा, मतलब अनीमिया रहेगा और मसल्स भी उसकी वीक हो जाएंगे। फिर इंक्रीज इन फॉल्स, मतलब वो बार बार गिरने लगेगा, और मेमोरी डेफिसिट होगी उसकी, मतलब मेमोरी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और कॉग्निटिव डिक्लाइन होगा उसको, मतलब उसका कॉग्निशन जो होगा वो भी कम होने लगेगा। और डिप्रेशन होगा बहुत ज़्यादा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, मतलब बहुत कम खाने लगेगा वो उसके डाइट पे ज़्यादा। और स्लो हीलिंग होगा, मतलब अगर उसको कहीं चोट लग गया या कुछ भी हो रहा है या कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट है या कोई फिजिकल इलनेस है तो वो भी धीरे धीरे करके ही ट्रीट होगा। और क्रॉनिक डिजीनेस होगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा लेथार्जीपन लगेगा, बहुत ज़्यादा सुस्तीपना लगेगा। देन अनओपन्ड और अनईटन फूड इन द फ्रिज और कवर्स, मतलब अगर अनओपन फूड है, मतलब खुला हुआ खाना है, मतलब ढका हुआ खाना है और मतलब कोई खाया नहीं है और वो फ्रिज और कबोर्ड में रखा है, तो ऐसा हमको देखने के लिए मिलेगा। फिर डिक्रीज इन फूड इनटेक और रिजेक्शन ऑफ मिल्क, फिर वो क्या करेगा, खाना कम खाने लगेगा और फूड मिल्स को भी रिजेक्ट करने लगेगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ ऑफ लग्जेटिव्स फॉर पर्जिंग, मतलब उसको मोशन ठीक से नहीं हो रहा है तो वो बहुत सारा लग्जेटिव्स यूज़ करने लगेगा कि उसको मोशन वगैरह, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर होने लगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।